हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद तिवारी और ईसीआई महिला महाविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट से आप सभी का स्वागत है। आइए हम सीखते हैं आज थर्मोडायनेमिक्स के जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट है, थर्मल इक्विलिब्रियम और ज़ीरोथ लॉ। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम को जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम हो, ए और बी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और उनके अपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हो, और बी के भी अपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हो, और दोनों सिस्टम को अगर हम एक साथ रख दें और इन दोनों सिस्टम का की जो लेयर है, बीच की लेयर है, वो थर्मली कंडक्टिंग हो, तो हम ये देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों हीट के ट्रांसफ़र इस तरह से होगा दोनों के बीच का, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो हम ये कह देंगे कि जब किसी प्रकार का हीट का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, तब हम कह देते हैं कि यह सिस्टम अपने आप में थर्मली इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन लोगों के को इस बारे में एक धारणा ये भी रही है कि थर्मली इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों सिस्टम का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तभी वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से हैं कि अगर सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों इस तरह के सिस्टम हो कि जिनके सरफेस एरिया को इस तरह से आडियाबैटिक कर दिया गया हो, यानी किसी प्रकार का कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो, यानी कि ए की जो पूरी दीवारें हैं उसको एडियाबैटिक कर दिया गया हो और बी की सारी दीवारों को एडियाबैटिक कर दिया गया हो, तो हम ये पाएंगे कि अब ए से ना तो कोई ए से, तो दोनों सिस्टम अगर इनके बीच का जो आडियाबैटिक, इस पूरे दोनों सिस्टम के पूरी सरफेस को अगर हम आडियाबैटिक कर दें, यानी किसी प्रकार का कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो, तो हम ये पाएंगे कि दोनों जो सिस्टम होंगे आपस में वो थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, क्योंकि उस सिस्टम से किसी भी प्रकार का कोई टेम्परेचर या किसी प्रकार की कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उस सिस्टम से किसी भी प्रकार की हीट ट्रांसफ़र ना हो रही हो, और ये जानना ज़रूरी है कि अगर दो सिस्टम हैं और दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है और अगर बीच की लेयर अगर कंडक्टिंग है, तो वो तब भी थर्मल इक्विलिब्रियम कही जाएगी कि जब दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है, अगर इक्वल फेज में आ जाएगा, तब भी दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम कहे जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे ज़ीरोथ लॉ के बारे में। ज़ीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद ही अगला टॉपिक है। ज़ीरोथ लॉ में ये कहा गया है कि अगर दो बॉडी हैं ए और बी, जिसकी अपनी खुद की प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हो, और कोई तीसरी बॉडी सी से ये कनेक्ट हो, तो सिस्टम ए अगर सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो दोनों सिस्टम ए और बी भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम की स्थिति में होंगे। ये ज़ीरोथ लॉ है। ज़ीरोथ लॉ में ये खास बात बताई गई कि ए और बी भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे अगर ये और बी किसी तीसरी बॉडी सी के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। जैसे हम क्लास में देखते हैं कि अगर कोई दो दोस्त हों, वो किसी टीचर से, जैसे फिजिक्स के कोई टीचर के साथ स्कूल के कोई दो बच्चे अगर आपस में परिचित हैं, तो वो बच्चे भी आपस में परिचित कही जाएंगे, यानी आपस में मित्र पाए जाएंगे अगर वो किसी तीसरे टीचर सी के साथ उनके जान पहचान है। तो ये हम डेली लाइफ में भी ये देख सकते हैं कि ज़ीरोथ लॉ कैसे काम करता है। तो अब हम इस टॉपिक को अगर कंक्लूड करें, तो टॉपिक को कंक्लूड करके हम ये पाएंगे कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम एक सिस्टम होता है जिसमें हीट का किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र अगर नहीं होता है, तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, चाहे दोनों का टेम्परेचर अलग अलग कुछ भी क्यों ना हो। बस इसकी प्री कंडीशन ये है कि किसी भी प्रकार की कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो। और जबकि हम ज़ीरोथ लॉ में हम क्या बताते हैं, ज़ीरोथ लॉ में ये बताए हैं कि दो बॉडी ए और बी अगर किसी तीसरी बॉडी सी के संपर्क में हो और उसमें ए सी से अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और बी सी से अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो दोनों सिस्टम ए और बी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। ये है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
अब हम आगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जीरोथ लॉ को हम आगे समझेंगे। और आगे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं, इनके बदलने से कैसे आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा, कैसे प्रेशर्स को कांस्टेंट करके कैसे हम एक नया प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। फिर कार्नाट साइकिल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कार्नाट साइकिल का इस्तेमाल करके हम कार्नाट इंजन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं, इनके ग्राफ कैसे चेंज होते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन या सिस्टम पे किया गया वर्क डन, हीट के द्वारा किया गया वर्क डन या सिस्टम के द्वारा जो किसी भी दूसरे अदर सिस्टम पे किया गया वर्क डन है, इसके बारे में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इस वीडियो को इसी पे कंक्लूड करते हैं। अब अगली वीडियो को हम इसके बाद, थैंक यू।